गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप फ्रेंड्स? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो फ्रेंड्स जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, एक बार मैं पीछे से ले लेती हूँ जो क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे। हाँ, यहाँ से शुरू करना था, है ना? तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कार स्वतः सीख लूंगा। तो बताना क्या है आपने, इसमें बताना है रेखांकित पद में सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है भाई, सर्वनाम कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। सर्वनाम, सर्वनाम सबका नाम है ना। हम क्या देते हैं, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक, संबंध बोधक, निश्चय बोधक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्न सूचक, है ना, निजवाचक। तो ये सारे सर्वनाम होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो किसका प्रयोग किया गया है, मैं कार स्वतः सीख लूंगा। स्वतः मतलब अपने आप, ठीक है। स्वतः का मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वयं सीख लूंगा। मुझे किसी की सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सीख लूंगा। तो किस में आ जाता है? सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? निजवाचक। वहां क्या किसकी बात होती है? निजवाचक की बात होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो क्या कहलाता है? देखो, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, या ऐसे भी आ सकता है कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अब प्रथम प्रधान होता है या प्रथम अव्यय होता है, वहां पे कौन सा समास होता है भाई? वहां समास होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद क्या है? अव्यय है। दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष की बात हो रही होती है। जब हम कहेंगे कोई अन्य पद प्रधान तो बहुव्रीहि की बात हो रही होती है। कर्मधारय में क्या कहेंगे कि जब उपमेय और उपमान में का संबंध हो, दोनों पदों में क्या हो? उपमेय और उपमान का संबंध हो, या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां होता है कर्मधारय। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट, यानी कि ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से नहीं हुआ है? ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यानी कि यहाँ पे जो शब्द यूज किए गए हैं वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बट हमें ये बताना है कि किसका निर्माण सर्वनाम से नहीं हुआ है। सर्वनाम से नहीं हुआ है। अब देखो, निजला, निजला ने निजत्व, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये गलती से लिखा हुआ है निजत्व, ठीक है। बचपन, अपनापन, स्वतः। तो ये यानी कि ये क्या है? ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो आपका निजत्व किससे बना है? निज से बना है। और निज क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, निज क्या है? सर्वनाम है। बचपन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कैसा तेरा। बचपन, अब बचपन किससे बना है? बच्चा से, है ना। अपनापन, अपनापन किससे बना है? अपना से, ठीक है। स्वत्व किससे बना है? स्व से, यानी कि ये स्व, अपना, निज, ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। अब बात क्या आती है? बचपन, बच्चा। बच्चा क्या है? बच्चा सर्वनाम तो नहीं है। सर्वनाम नहीं है तो क्या है? ये तो संज्ञा है। क्योंकि आप कहोगे बच्चा, बच्चा मतलब नाम है किसी का, नाम है किसी का, तो संज्ञा है भाई। तो हमें एक तो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, हम सबको छोटे जो होते हैं हम उसको सबको क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं। यानी कि कौन सी संज्ञा है? तो हम कहेंगे कि ये तो जातिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बचपन जो है वो तो संज्ञा से ही बना है। बेशक बचपन सर्वनाम, सॉरी, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बट ये किससे बनी? भी किससे है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है, ना कि सर्वनाम से बनी। ठीक है, तो बचपन जो है वो किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से बना है, ना कि सर्वनाम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है? अब देखो पिछले क्वेश्चन में था कि
हुआ है, भाववाचक सर्वनाम से हुआ है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रहा है वो विशेषण से नहीं हुआ है। किसका निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है? अब विशेषण से नहीं हुआ है, इसका मतलब हमें देखना क्या है कि ये तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये बनी किससे हुई है, पहले तो हमें ये देखना है। अब देखो आलस्य किससे बना है, आलसी से बना है, हम कहते हैं ना आलसी। क्रोध किससे बना है, क्रोधी से बना है ना, क्रोधी। मीठा, मिठास है, किससे बना है, मीठा से बना है, ठीक है। बहाव किससे बना है, बहना से बना है। अब देखो यहाँ पे हमने इससे बना दिया, अब यहाँ पे देखो कि ये विशेषण है या नहीं है। अब कैसे देखोगे विशेषण, ओ माय गॉड, हमें तो विशेषण का पता ही नहीं कि विशेषण कैसे पता चलेगा और क्या पता चलेगा। अब देखो विशेषण कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे किसके इसके साथ, विशेषण का काम क्या है, विशेषण कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का की विशेषता बताना, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की, इसका मतलब कि जो गुण बता रहा है उसके साथ संज्ञा होनी चाहिए तभी उसका गुण बताएगा। तो आलसी, आलसी के साथ कोई संज्ञा यूज कर सकते हो, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आलसी व्यक्ति, ठीक है। तो इसका गुण बता रहा है, ठीक है, गुण या अवगुण दोनों ही विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो दोनों ही विशेषण का काम करेंगे। अब क्रोधी, हम कह देते हैं क्रोधी स्वभाव का है वह व्यक्ति, ठीक है, कैसा है, क्रोधी स्वभाव का, तो ये क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। मीठा, आम कैसा है, मीठा है, क्या बता रहा है, आम की मिठास, मतलब मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मीठा क्या होगी, उसकी विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है, ठीक है। अब देखो बहाव, बहाव किससे बना है, बहना, बहना क्या होता है, उड़ती, वो कहाँ गया उसे ढूंढो, है ना, वो बहना वर्ड उसमें आता है शायद, बहाव, ठीक है। तो ये किससे बना है, ये बहाव तो क्या हो गया भाई, बहना क्या हो गया, क्रिया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया से बना है। तो बहाव किससे बना है, क्रिया से, ना कि विशेषण से। तो यही तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई ये विशेषण से नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये तो क्रिया से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उसको पसंद आ रही है तो लाइक भी करो और शेयर भी करो भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य पुत्र का अपर्यायवाची शब्द। अब आप कहोगे कि पर्यायवाची तो सुना हुआ है, ये अपर्यायवाची यानी कि पर्यायवाची नहीं है जो, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है जो, वो क्या बन जाएगा, अपर्याय। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र का पर्यायवाची, पहले तो हमें इसका मतलब, हमें तो वो देखने पड़ेंगे जो सूर्य पुत्र के पर्यायवाची हैं, तभी तो हमें ये पता चलेगा इसका अपर्याय कौन सा है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है जो। अब देखो यमराज, धर्मराज, दंडधर, तो ये सारे क्या है, यमराज, हम कहते हैं ना यमराज है ये, तो यमराज, धर्म, धर्मराज, धर्म पर राज करने वाला, यम पर राज करने वाला, दंडधर, दंड को देने वाला। तो यानी कि ये जो है आपको कहीं ना कहीं एक कैटेगरी के दिख रहे हैं, है ना, तो ये कैटेगरी के दिख रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो हैं वो सूर्य पुत्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, सूर्य पुत्र के क्या है, ये पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची हैं क्योंकि हम कहते हैं यम है, हम यमराज, ठीक है। तो यमराज क्या करता है, हमें पता है भाई यमराज क्या करता है, दंडधर, कोई दंड देने वाला क्या करता है, हमें पता है भाई दंड देने वाला क्या, उसको दंडधर बोला जाता है ना। तो अब ये क्या है, ये सूर्य पुत्र के पर्यायवाची है। अब बात किसकी आ रही है, शिखी। अब ये शिखी क्या होता है, शिखी देखो, एक तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा पौधा होता है शिखी जिससे कोई दवाई वगैरह बनती है, ठीक है, या शिखी, शिखी हम मतलब शिखर के ऊपर यानी कि चोटी के ऊपर जो, मतलब सिर के ऊपर जो चोटी बनाई जाती है ना, मतलब शिखा बनती है, उसको शिखी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। एक हम शिखी को एक और भी नाम दे सकते हैं, यानी कि शिखी एक तरह का क्या होता है, पक्षी भी होता है, तीक्ष्ण, नुकीला, नुकीला जिसको बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सूर्य पुत्र का पर्यायवाची तो नहीं है,
ठीक है, तो सूर्यपुत्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सूर्यपुत्र का अपर्यायवाची कौन है, शिखी हुआ। तीक्ष्ण हो जाता है, नुकीला हो जाता है। एक पौधे का नाम हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिसके ऊपर शिखी हो, यानी कि चोटी हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, वाक्य में कारक है। अब देखो कारक की बात है, कारक, ठीक है, कारक की बात हो रही है कि कारक क्या होता है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक। अब आपको पता है कारक कितने प्रकार के होते हैं भाई, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संप्रदान में बात आ जाती है के लिए, कर्म कारक में बात आ जाती है को, विभक्ति कर्ता ने, अपादान से। बट जरूरी नहीं है कि ये विभक्तियां आपको हमेशा दिखेंगी, जरूरी नहीं है, बिना विभक्तियों के भी किसी भी कारक से जो है लाइन बन जाती है, वाक्य जो है बन जाता है। अब देखो यहाँ क्या है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, वाक्य में कारक है। माँ क्या कर रही है, बच्चे को खाना खिला रही है। यहाँ पे देखो ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, यानी कि दो दो कर्मों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर माँ बच्चे को खाना खिला रही है, या अगर ऐसा होता सीधा बात कि बच्चे को खाना मिल रहा है या बच्चे को खाना दिया जा रहा है, तो खाना जो चीज है वो क्या कर रहा है, कर्म कारक का प्रयोग कर रहा है। तो वहां पे हम कह देंगे कि माँ बच्चे को खाना खिला रही है, दो दो कर्म का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग में भंग होना का अभिप्राय है, रंग में भंग, रंग में भंग, वो कौन सा गाना है, वो रंग में भंग वाला, वो तो चलो खई के पान बनारस वाला है ना। चलो देखो इसमें क्या है, रंग में भंग, रंगों में भांग मिल जाना, ऐसा तो नहीं है। रंग का डिब्बा बिखर जाना, भाई ये भी गलत बात है, रंग का डिब्बा बिखर गया है। उल्लास में विघ्न पड़ जाना, रंगीन तस्वीर खराब हो जाना, ये हमें ना भी आता हो तो भी हम इसको सही कर देंगे, है ना। कैसे सही कर देंगे, अब देखो रंग में हम कह देते हैं ना कई बार, तो यार अच्छा भला प्लानिंग थी हमारी वहां पे जाने की, फिल्म देखने की या कुछ है, और चला भी गया था मैं देखने के लिए, और बट उसके पापा वहां आ गए, कुछ भी एनीथिंग, तो यार मतलब फिल्म देखी तो सही बट रंग में भंग हो गया, मतलब वो मजा नहीं आया जो अच्छे से देखनी थी, वैसा नहीं देख पाया, है ना। तो वो क्या हो जाता है, रंग में भंग पड़ जाना। तो रंग में भंग पड़ जाना यानी कि जो खुशी थी वो खुशी नहीं रह गई, अब उसमें क्या पड़ गया, विघन पड़ चुका है। तो उल्लास में विघन पड़ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, रंग में भंग पड़ जाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह घर पर नहीं है में प्रयुक्त कारक है। अब देखो कारक की बात हो रही है, कारक फिर से वही कारक की बात हो रही है, करण कारक, पिछले 4 कारक अलग थे, अब देखो करण, करण में भी से आता है ना। पर ये जो से होता है, ध्यान रखना किसका काम करता है, साधन का काम करता है, किसका काम करता है, साधन का। अधिकरण, अधिकरण में में और पर आता है, बट जरूरी नहीं है में और पर आए। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि वह घर पर नहीं है, तो आप कहोगे कि ये तो अधिकरण कारक ही है, पर आ तो गया, पर जरूरी नहीं है कि में और पर आए। कर्ता कारक मोस्टली क्या है, हम कह देते हैं कि ने आता है, पर जरूरी नहीं है कि ने आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे से, पर जरूरी नहीं है कि से आएगा ही आएगा। संबंध, संबंध में क्या आ जाता है, का, के या की आ जाता है, या रा रे री का भी यूज हो जाता है। अब देखिए, अब हमने तो यहाँ पे तो आपने सीधा सीधा कह दिया भाई बी आंसर है, बट मैं आपको बता दूं कि जो अधिकरण कारक होता है ना, अधिकरण कारक वो क्या करता है, जगह को, स्पेस को बताता है, यानी कि किसी जगह को बताएगा। जहां पे जगह की बात हो रही है, अरे मैं पूछ रही हूँ वो कहाँ बैठी है, मैं कह रही हूँ यार अंदर बैठी है,
ठीक है, उधर बैठी है, ठीक है, या इधर बैठी है, इधर उधर कहीं पे भी बैठी है, ठीक है, वो कहाँ बैठी है, इधर बैठी है, या अंदर आ जाइए, हम कई बार क्या देते हैं ना, अंदर आ जाओ, तो ये क्या है, इधर बैठी है या अंदर आ जाइए, तो ये क्या है, जगह को बता रहे हैं। और जहां पर जगह की बात हो रही है, जरूरी नहीं है वहां में आई या पर आई, यहाँ देखो में और पर नहीं आया है, बट यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि ये अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण कारक किसको डिफाइन करता है, स्थान को बताता है, किसको बताता है, स्थान को बताता है, जहां पे भी स्थान का बताया जाएगा वो क्या होगा, अधिकरण कारक का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर हो, अरे नहीं है घर पे, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखो युग्म मतलब जोड़े, ठीक है, युग्म की बात हो रही है तो इसका मतलब जोड़ों की बात हो रही है। कौन सा, हम कैसे मिलाते हैं ना, कपल, ये वाला कपल ठीक लग रहा है, ये कपल ठीक नहीं लग रहा है, यार ये जोड़ी सही नहीं बनी। तो कुछ जोड़ियां ऐसी होती है ना जो हम कह देते हैं यार सही से नहीं लग रही है, तो वो जोड़ियां यहाँ पे भी आ गई हैं। तो देख लेते हैं यहाँ जोड़ियां क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं है, चलो ठीक है। राम सांप से डर गया, अपादान कारक। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। माँ बच्चे को खाना खिला रही थी, कर्म कारक। मोहन छत से कूद पड़ा, करण कारक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास से दो बार यूज हुआ है। एक आपको जहां कंफ्यूजन होगी मैं वो बताती हूँ कि कहाँ कंफ्यूजन होगी। एक तो राम सांप से डर गया, अपादान कारक, हमें लगता है यहाँ पे यार अपादान कारक है या नहीं है, राम सांप से डर गया, ठीक है। दूसरी बात, आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे कि हाँ भाई ये तो सीधा सीधा संबंध कारक है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, यहाँ को भी आ गया और खाना भी आ गया, दो दो कर्म आ रहे हैं, अभी तो हमने किया था कर्म कारक, ये दोनों तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, फिर यहाँ और यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। और यहाँ पे तो कंफ्यूजन हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी क्या हो रही है, एक बात आपको बता दूं कि जो अपादान कारक होता है ना, से जहां पे आता है अपादान कारक में से, अगर किसी से डरना डरना आ जाए, किसी से कुछ सीखना आ जाए, शायद मैंने पहले भी बताया था, डरना आ जाए, किसी से कुछ सीखना आ जाए, किसी की तुलना करना आ जाए। अगर मैं जैसे कहूँ रामू श्यामू से डर गया, यहाँ पे जैसे रामू श्याम से सांप से डर गया, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि रामू श्यामू से बड़ा है, तुलना हो गई, तो तुलना में भी अपादान कारक आ जाएगा, ठीक है। राजू जो है अपने गुरु से लिपि सीख रहा है, तो सीखने की कंडीशन में भी क्या आ जाएगा, अपादान कारक आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, डरना आ जाए, सीखना आ जाए, तुलना आ जाए, पर तुलना दो में, तो वहां पे कौन सा कारक यूज होता है, अपादान कारक यूज होता है। इसका मतलब ये भी ठीक है। तो उसने कहा क्या है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अब हमने तीन तो सही कह दिए, तो इसका मतलब तो यही गलत है। बट ये गलत है क्यों, ये गलत है क्यों, हमारा आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर तो ये वाला आ गया बड़ा बड़ा, ठीक है। मोहन छत से कूद पड़ा, भाई छत से दूर हो गया, कूद पड़ा, तो छत से, छत उसके किसी में काम नहीं, साधन का काम नहीं कर रही, क्योंकि करण कारक क्या करता है, साधन करता है। मैं पेन से लिख रही हूँ तो पेन क्या है, साधन का काम कर रहा है। तो वहां छत से कूद गया, तो छत तो उसके साधन का काम नहीं करी, छत से तो दूर आ चुका है, वो किसका काम करेगा, अपादान कारक का, ना कि करण कारक का। यहाँ क्या होना चाहिए था, अपादान कारक होना चाहिए, ना कि करण कारक होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब देखो यहाँ बात आ जाती है कि हाल ही में बच्चे को अभी किसी ने जन्म दिया है, तो उस लेडी को क्या बोला जाता है, हम तो क्या कहते हैं। अब देखो सोच के देखो कि जो मतलब अभी लेडी ने क्या किया है, बच्चे को जन्म दिया है, मतलब हाल ही में, मतलब ऐसे नहीं हाल में, इसका मतलब थोड़े टाइम पहले ही, अभी अभी थोड़े मतलब कुछ ही टाइम पहले, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो उस शब्द के लिए देखो सदावर्त, शैशव, सव्यसाची, सद्य प्रसूता,
अगर हमें नहीं भी आता तो हम इस कहीं ना कहीं मतलब प्रसूत वर्ड से हम लगा लेते हैं कि सद्य प्रसूता वर्ड हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो हमने एक अनुमान लगाया था कि ये हो सकता है, ये अनुमान हमारा सही है। सद्य प्रसूता, प्रसूता मतलब जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, प्रसूता बोलते हैं ना, तो सद्य प्रसूता अभी अभी दिया है तो उसको बोलेंगे हम सद्य प्रसूता। हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, यही आएगा। बट बाकी वर्ड्स क्या होते हैं, ये सदाव्रत क्या होता है, सव्यसाची क्या है, शैशव तो हमें चलो पता है। तो अभी आपको बता दूं कि ये जो है मतलब कि जिसको हम बोलते हैं सदाव्रत, ठीक है, सदाव्रत क्या होता है, जो सदाव्रत होता है एक मतलब हमेशा, जो हमेशा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा जो है अन्न बांटना, हमेशा अन्न बांटने का व्रत, हमेशा अन्न बांटने के व्रत को क्या बोला जाता है, सदाव्रत बोला जाता है। ठीक है, अब शैशव, शैशव का तो हमें पता ही है भाई, बचपन। ठीक है, शैशव का मतलब क्या होता है, हम कह देते हैं भाई शैशव, शैशव मतलब शिशु से संबंधित। ठीक है, शैशव चल रहा है, शैशव का शिशु संबंधी। बात आ गई सव्यसाची। सव्यसाची का क्या मतलब है, सव्यसाची का मतलब है कि चाहे इस हाथ से काम करे, इस हाथ से, अब देखो अगर मैं इस हाथ से काम करूंगी तो मुझे भाई कठिनाई होगी, मेरे से इस हाथ से लिखा नहीं जाएगा। ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, ठीक है, उसको कठिनाई महसूस नहीं होती, उसको बोला जाता है सव्यसाची। ठीक है, तो सव्यसाची का क्या कहेंगे कि चाहे वो, हम ऐसे कहते हैं खब्बे हाथ नाल कर ले, चाहे सज्जे हाथ नाल कर ले। ठीक है, यानी कि दाएं हाथ से चाहे बाएं हाथ से, ठीक है, दोनों में से हम मैं किससे कर सकती हूँ, राइट से। ठीक है, तो चाहे दाएं हाथ से या बाएं हाथ से, दोनों हाथों से जो काम कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली सद्य प्रसूता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट और लास्ट। पटरी पर मत चलो वाक्य में प्रयुक्त निपात है। अब देखो निपात, निपात की बात आती है तो निपात का आपको बताया हुआ है, निपात क्या होता है, अव्यय शब्द होता है, अविकारी शब्द। ठीक है, पटरी पर मत चलो, अब मत, पटरी पर या चलो, तो देखो निपात क्या होता है, वर्ड के पीछे आता है और उसका उसको क्या करता है, सेंटेंस को, उसके बिना भी, निपात के बिना भी मतलब वाक्य जो है बन जाता है, पटरी पर चलो। ठीक है, अब देखो, अब जल्दी से बता दो भाई, पटरी पर मत चलो, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा अगर, अब देखो पर तो कारक यानी कि विभक्ति यूज हो रही है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, पटरी पर मत चलो, तो मत क्या है, ऑफिस में आ रही, पटरी पर मत चलो तो मत क्या बन जाएगा, वहां पे निपात शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।